हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 10 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम 10 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस मूवमेंट की टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। जैसे कि एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं, टेक्स्ट बुक जिनकी टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट ने अभी तक अटेम्प्ट कर लिया है, इनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 282 मॉक टेस्ट, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक टेस्ट, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक टेस्ट, और इसके अलावा आईबीएसयू जो कि आईबी का एग्ज़ाम है, इसके लिए आप लोगों को 76 मॉक मिल सकेंगे। और इसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी कुछ 330 मॉक आप लोगों को मिल सकेंगे। और अभी टेक्स्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफ़र भी चल रहा है, जहां 299 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास मिलेगा, जिसमें 200 प्लस एग्ज़ाम्स के लिए 12,000 से अधिक मॉक मिल सकेंगे। तो बस आपको स्टडी 10 कूपन लगाना है और इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा 30 रुपये डिस्काउंट मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों सहित भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के द्वारा लगाया गया है। अब ये क्या है कि भारतीयों को तो बैन किया ही है, साथ ही अपने नागरिकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में एक बार कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें कि 17 संक्रमित लोग ये भारत से ही आए थे, जिसके कारण अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीयों को यहाँ प्रतिबंध मतलब कि इन्हें बैन कर दिया गया है। साथ ही न्यूजीलैंड के ऐसे नागरिक जो कि अभी भारत में हैं और ये अपने देश वापस जाना चाहते हैं, इन्हें भी फिलहाल बैन किया गया है। और ये अस्थायी रोक लगाई गई है, हमेशा के लिए नहीं रहेगी। 2 हफ्ते के लिए ये बैन किया गया है ताकि कुछ हद तक कोरोना के बढ़ते प्रसार को कंट्रोल किया जा सके। तो अब यदि हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है जेसिका अर्डन। और हाल ही में न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला ये बनी है प्रियंका राधाकृष्णन। इसके अलावा आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? हाल ही में न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ अपने सभी व्यापारिक संबंधों को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा गर्भपात से पीड़ित महिलाओं को पेड लीव देने वाला ये दुनिया का दूसरा देश बना है। ये बना है दूसरा, तो पहला कौन है? पहला है अपना देश भारत। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक इंडेक्स रिलीज किया जाता है, डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जिसमें कि न्यूजीलैंड है टॉप पर, इंडिया की रैंकिंग है 63। आप लोगों ने कीवी पक्षी के बारे में सुना ही होगा, जो कि न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। ये है न्यूजीलैंड का ऊपरी हिस्सा, ये है नीचे वाला हिस्सा। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट, जबकि ऑस्ट्रेलिया और ये है तस्मानिया, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम बास स्ट्रेट है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? तो ये बन गई हैं नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं, ये बिलोंग करती है चेन्नई से और ओलंपिक के लिए मतलब कि नौकायन स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था भवानी देवी के बारे में। भवानी देवी जो कि ओलंपिक में तलवारबाजी के लिए क्वालिफाई करने वाली, तलवारबाजी इसके लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी। जबकि जो विनेश फोगाट है, आप सभी जानते हैं पहलवान है, हरियाणा से बिलोंग करती है, ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी थी। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। अब हम ओलंपिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप उस कमेटी का नाम याद रखेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके दोबारा से अध्यक्ष थॉमस बाक बनाए गए हैं। अब हम कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन ये एथेंस यूनान में किया गया था। और किस भारतीय ने सबसे पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में गोल्ड जीता था? अभिनव बिंद्रा ने। ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने कब से पार्टिसिपेट करना शुरू किया था? वर्ष 1900 से। इसके अलावा एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स। ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इन्हें गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। ओलंपिक खेलों में जो शुभंकर है, जिसे आप मस्कट कहते हैं, इस प्रथा की शुरुआत 1968 में मैक्सिको सिटी के ओलंपिक से हुई थी। और यदि कहा जाए कि इस साल का जो ओलंपिक होना है 2020 वाला,
देखिए 2020 का तो है जो कि 2021 में इस साल होना है। इसका जो मस्कट है ये है मिराई तोवा और सोमाइटी, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया है? तो हाल ही में फीफा के द्वारा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और चाड फुटबॉल फेडरेशन इन्हें निलंबित कर दिया है। क्यों किया गया है? तो फीफा की मीटिंग में किसी तीसरी पार्टी के दखलंदाजी के कारण जो नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसके कारण फीफा ने इन दोनों देशों के फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया है। तो अभी यदि हम बात करें फीफा की, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना हुई थी 1904 में, हेडक्वार्टर स्थित है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष ज्ञानी इन्फेनिटो। और फीफा से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की यदि हम बात करें तो आगामी खेल प्रतियोगिता है जो 2023 में फीफा वुमेन वर्ल्ड कप होना है, जिसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये मिलकर होस्ट करेंगे। पुरुषों के वर्ल्ड कप की यदि हम बात करें तो 2022 वाला ये होस्ट करेगा कतर, इससे जो 4 साल बाद होगा, जो कि होस्ट करेगा यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है? तो ये भी हाल ही में डेवलप किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा, जिससे कि मात्र 1 घंटे में ये पता चल सकेगा कि व्यक्ति को डेंगू है या नहीं। अच्छा, ये जो डेंगू है ये होता कैसे है? ये मादा एजीड इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और फैलता कैसे है? तो जिस किसी भी व्यक्ति को डेंगू है, मतलब कि ये डेंगू के बुखार से यदि पीड़ित है और उस व्यक्ति को यदि ये मच्छर काट लेता है, इसका खून चूसता है, इसके बाद ये जो वायरस है डेंगू का, ये उस मच्छर में चला गया, और जब यही मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो उस दूसरे इंसान में भी ये वायरस पहुंच जाता है और वह भी डेंगू वायरस से पीड़ित हो जाता है। और इसी के लिए, मतलब कि इसी का पता लगाने के लिए ये जो उपकरण है आईआईटी दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया है। यदि हम बात करें आईआईटी कानपुर की, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में आईआईटी कानपुर के द्वारा जो नेत्रहीन लोग हैं, मतलब कि जो नहीं देख सकते, इनके लिए टच सेंसिटिव वॉच ये डेवलप की गई, मतलब कि इसे छूकर समय का पता लगा पाएंगे नेत्रहीन लोग। आईआईटी बॉम्बे की यदि हम बात करें तो इसके द्वारा क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया है। और हाल ही में जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, इसमें भारत की तरफ से आईआईटी बॉम्बे ये है टॉप पर। आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत की पहली स्टैंडिंग व्हीलचेयर, स्टैंडिंग व्हीलचेयर कहने का मतलब है कि ये ऐसी व्हीलचेयर है जिसमें बैठे बैठे इंसान खड़े भी हो सकता है, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा ही डेवलप की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसे सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया है? तो हाल ही में सिडबी के सीएमडी ये नियुक्त किए गए हैं एस रमण, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अच्छा, यदि हम बात करें सिडबी की तो ये है क्या? आप लोगों ने आईडीबीआई के बारे में सुना होगा। आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, और इसी आईडीबीआई बैंक के सहायक बैंक के रूप में स्थापना की गई सिडबी की। तो यही है सिडबी, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई। हेडक्वार्टर स्थित है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो सुशील चंद्र हैं ये भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। तरुण बजाज ये हाल ही में भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं। संदीप कटारिया जो कि बाटा के ग्लोबल सीईओ बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बाटा जो कि एक ग्लोबल फुटवेयर ब्रांड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। अब ये मधु पोर्टल ये है क्या? तो हाल ही में कृषि मंत्री ने मधु पोर्टल साथ ही हनी कॉर्नर ये भी लॉन्च किया है, जिसका पर्पस है कि किसानों की आय में इन्हें बढ़ावा मिल सके और रोजगार का भी सृजन हो सके। कहने का मतलब है कि जो मधुमक्खी से निकलने वाले उत्पाद हैं इनकी यहाँ ऑनलाइन बिक्री की जाएगी। इसके लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। और इसकी जो पहल है मधु क्रांति पोर्टल, ये राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी कि नेशनल बी बोर्ड इसी की एक पहल है, ताकि इस पहल के माध्यम से किसानों की आय में बढ़ावा हो सके और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी मिल सके। अब यदि हम बात करें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? मुरैना, मध्य प्रदेश। इन्होंने अभी हाल ही में किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, किस उत्तर पूर्वी शहर में 104 फीट ऊंचे फ्लैग मास्ट का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है गंगटोक में। गंगटोक जो कि सिक्किम की राजधानी है। तो ऐसे सैनिक जो कि देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गंगटोक में 104 फीट ऊंचे फ्लैग मास्ट का उद्घाटन किया गया है।
और जो सिक्किम है ये जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तो है ही। आप सभी जानते हैं कि अभी तक भारत में जो केसर का उत्पादन है ये केवल जम्मू कश्मीर में होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अलावा ये पहली बार ये किया जाएगा सिक्किम में ही। सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, जिसे 2016 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अब यहाँ बात की जा रही है उत्तर पूर्वी शहरों की, तो हम अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के बुमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल इसका उद्घाटन किया गया। असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत के पहले गाय अस्पताल यानी कि काउ हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। बिहार के नालंदा में पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जबकि भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो कि बनाया गया है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में की गई है फ्रांस के द्वारा। पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया है कि लगातार कोरोना के केसेस ये पूरे वर्ल्ड में बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित है यूएसए, इसके बाद ब्राज़ील, अपना देश भारत ये है तीसरे स्थान पर, और भारत के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है ये है फ्रांस। और इसी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। तो अब यदि हम बात करें फ्रांस की, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है पेरिस। पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, पेरिस में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? यूनेस्को का। यहाँ की करेंसी है यूरो। भारत और फ्रांस के बीच 3 एक्सरसाइज होती हैं। कौन कौन सी है? शक्ति, वरुण और गरुण। आसपास की लोकेशन यदि आप देखेंगे तो स्पेन, फ्रांस और इधर स्थित है स्विट्जरलैंड। यहाँ से मैंने आप लोगों को 2 पर्वतों के नाम याद रखवाए थे। फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है पेरेनीस पर्वत, जबकि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में स्थित है जूरा पर्वत। आप ये भी देख सकते हैं कि फ्रांस की जो बॉर्डर है ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से लग रही है। और इसी भूमध्य सागर में मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सागरों के नाम याद करवाए थे, क्योंकि पूरे विश्व में 5 महासागर है लेकिन सागरों की संख्या तो बहुत है। तो यहाँ से आप केवल 3 इंपॉर्टेंट सागरों के नाम याद रख सकते हैं, एक इस वाली लोकेशन से, एक इस वाली लोकेशन से और एक यहाँ से। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि यहाँ कौन सा सागर है, तो यहाँ स्थित है अल्बोरान सी। कुछ यहाँ पास स्थित है बेलेरिक सी और यहाँ पास स्थित है लिगुरियन सी। तो इन तीनों सी के नाम आप याद रखेंगे, आप मैप में भी देख सकते हैं। इसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इबेरिया देश ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं स्पेन, और स्पेन के जस्ट बगल में ये जो आप देख रहे हैं पुर्तगाल, यही कहलाता है इबेरिया देश। और स्पेन और अफ्रीका महाद्वीप में कुछ यहाँ स्थित है मोरक्को। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता है। किसका समझौता है? राफेल विमान का। भारत फ्रांस से कितने राफेल विमान ले रहा है? 36, जिसमें कि इसे 14 मिल भी चुके हैं। हाल ही में इसकी चौथी खेप ये भारत आ चुकी है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्रों की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? तो ये परमिशन अभी हाल ही में दी गई है DRDO के द्वारा। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इसरो है, भारत की स्पेस एजेंसी, इसने अपने 50 साल के इतिहास में पहली बार अपने जो सैटेलाइट सेंटर हैं इन्हें प्राइवेट कंपनी के लिए खोला है। मतलब कि यदि कोई निजी कंपनियां हैं, जो भी प्राइवेट कंपनी है, मान लीजिए इनके द्वारा भी कोई सैटेलाइट डेवलप किया जाता है तो उसका भी जो टेस्टिंग है ये इसरो के द्वारा किया जाएगा। ऐसी घोषणा की थी इसरो ने। और अब ये जो DRDO है, DRDO इसने अब मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में इन प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल करने का, मतलब कि भागीदार बनाने की अनुमति दे दी है। यदि हम बात करें DRDO की, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, जिन्हें लास्ट ईयर मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरे भारत में DRDO की कितने लैब हैं, तो ये हैं टोटल 52। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में DRDO के द्वारा एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी ये डेवलप की गई है। हाल ही में DRDO के द्वारा इंडियन आर्मी के लिए, यानी कि भारतीय सेना के लिए, लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट ये डेवलप किया गया, जबकि CRPF के जवानों के लिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके जवानों के लिए एक बाइक एम्बुलेंस डेवलप की गई है। इसका नाम है रक्षिता। ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है।
यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है फ़ोनपे, जो कि एक डिजिटल पेमेंट सर्विस कंपनी है। आप लोग इसका इस्तेमाल भी करते होंगे और इसमें जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं इसमें यही बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन 1 बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली ये पहली कंपनी बनी है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर, कर्नाटक में। इसके संस्थापक और सीईओ ये कौन है? समीर निगम। और भारत में फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं आमिर खान और आलिया भट्ट। यदि हम बात करें पेटीएम की, पेटीएम इसकी स्थापना विजय शेखर शर्मा ने 2010 में की थी। इसका हेडक्वार्टर स्थित है नोएडा में। और हाल ही में पेटीएम के द्वारा R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ये कहाँ ओपन किया गया है? महाराष्ट्र के पुणे में। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था जस्टिस NV रमना। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए अरबपतियों की लिस्ट में कौन टॉप पर है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।